जी बच्चों, ये यूनिट 7 है। इसमें कुछ टॉपिक है। लाइट के बारे में, ऑप्टिक्स के बारे में है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, डिफ्रैक्शन है, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग है, इनमें से टॉपिक है। तो चलें डिस्कस कर लेते हैं। स्टडी ऑफ लाइट का नाम क्या है? लाइट होती क्या है? लाइट है सेंस ऑफ विजन। सेंस ऑफ हेयरिंग साउंड होती है, जबकि सेंस ऑफ विजन लाइट होती है। लाइट की स्टडी को पढ़ने के लिए हम ऑप्टिक्स लेते हैं। ऑप्टिक्स क्या है? ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद स्टडी ऑफ लाइट। जो विजिबल लाइट है उसकी वेवलेंथ की रेंज कहाँ से कहाँ तक है? नियरली 300 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक। और जो फ्रीक्वेंसी की रेंज है फॉर विजिबल लाइट स्टार्ट फ्रॉम 410⁻14 हर्ट्ज टू 710⁻14 हर्ट्ज तक। लाइट की नेचर क्या है? पार्टिकल नेचर या वेव नेचर? इसके बारे में डिफरेंट आइडियाज़ हैं। पार्टिकल नेचर was proposed by Newton in 1678. Sorry, 1600 में। Particle nature was proposed by Newton in 1600 and confirmed by Einstein in 1801। 1801 में आइंस्टाइन ने इसको कन्फर्म किया। वेव नेचर was proposed by Huygens in 1678 and confirmed by Thomas Young. थॉमस यंग आइंस्टाइन तो 1905 में था। यंग पुराना है,
1801 में था ये। थॉमस यंग है, यंग ही रहा, 90 साल की उम्र में भी इसको यंग कहते थे, थॉमस यंग। Maxwell proposed electromagnetic nature in 1678. Electromagnetic nature in कब किया? इसने भी 1678 में लाइट को कहा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। ठीक हो गया। सबसे पहला टॉपिक है इंटरफेरेंस। Two wave with same frequency and wavelength and traveling in the same direction। ठीक, दो वेव्स हैं, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ सेम है, सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं। इनके मिलने से, इनके सुपरपोजिशन से, इनके सुपरपोजिशन का आपस में मिलना क्या होता है? इंटरफेरेंस होता है। इसके नतीजे में जो रिजल्टेंट वेव होती है उसकी इंटेंसिटी बढ़ भी सकती है, इंटेंसिटी कम भी हो सकती है। ठीक है, लिहाजा दो किस्म की इंटरफेरेंस होती है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। दो वेव इस तरह मिलें, या तो एक दूसरे को सपोर्ट करें या एक दूसरे को कैंसिल करें। जब वो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे उनका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। ये दो वेव हैं, आपस में मिल रही हैं, मिलने से एम्पलीट्यूड में इजाफा हो गया। और स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड क्या होता है? इंटेंसिटी। एम्पलीट्यूड के बढ़ने से लाइट की इंटेंसिटी बढ़ जाती है, लाइट की ब्राइटनेस में इजाफा हो जाता है। तो जहाँ आपको ब्राइट फ्रिंग नज़र आ रही हैं, इट इज़ ड्यू टू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जहाँ एम्पलीट्यूड कम हो जाएगी ड्यू टू डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, वहाँ इंटेंसिटी, ब्राइटनेस कम हो जाती है, वहाँ डार्कनेस मिलती है। तो लाइट में डिस्ट्रक्टिव की वजह से डार्कनेस होती है, कंस्ट्रक्टिव की वजह से ब्राइटनेस। कब कंस्ट्रक्टिव कब डिस्ट्रक्टिव होती है इसको देखते हैं। पहले ये चेक करें कि इंटरफेरेंस के लिए दो बुनियादी कंडीशन हैं। टू वेव शुड बी मोनोक्रोमैटिक and two waves should be coherent. These two conditions are necessary for interference. Two waves should be monochromatic and two waves should be coherent. Monochromatic क्या होती हैं? Having single colors, having single wavelength, having same color. दो वेव जिनकी वेवलेंथ सेम होगी वो सेम कलर से बिलोंग करती हैं। जो विजिबल लाइट है क्या इसकी इंटरफेरेंस होगी? क्योंकि ये मोनोक्रोमैटिक नहीं है, इसमें 7 वेवलेंथ है, लिहाजा इसका आपको वो ब्राइट और डार्क फ्रिंग की शक्ल में विजिबल का नहीं मिलेगा। अगर आप विजिबल लाइट की इंटरफेरेंस करेंगे तो सेंट्रल पोर्शन ब्राइट होता है, वाइट होता है।
बाकी आपको कलर्ड फ्रिंग नज़र आती हैं इर्द गिर्द। फॉर वाइट लाइट के लिए जो पैटर्न बनेगा वो कैसा होता है, सेंटर वाइट, और बाकी ऊपर नीचे कौन से फ्रिंग्स होती हैं, कलर्ड फ्रिंग्स होंगी। तो इसे हम इंटरफेरेंस नहीं कहते, हम इंटरफेरेंस उसे कहते हैं जब हमें ब्राइट और डार्क फ्रिंग्स मिलेंगी। ब्राइट और डार्क फ्रिंग जहाँ इंटेंसिटी बढ़ रही है, कम हो रही है, ये हमारी इंटरफेरेंस होती है। तो मोनोक्रोमैटिक हैविंग सिंगल वेवलेंथ। कोहेरेंट सोर्स कौन से होते हैं, कोहेरेंट वेव्स ऐसी वेव होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, वेवलेंथ सेम हो, या तो आपस में इन फेज हों या उनके दरमियान एक कांस्टेंट फेज रिलेशन हो। टू वेव सेम फ्रीक्वेंसी सेम एम्पलीट्यूड आइदर इन फेज और हैव ए कांस्टेंट फेज रिलेशन। ठीक है, आसान। ये एक सोर्स है, सोर्स से आप दो वेव लेते हैं, ये स्लिट S1 है, ये स्लिट S2 है। एक वेव आप यहाँ से लेंगे, एक वेव यहाँ से लेंगे, तो ये दोनों कोहेरेंट सोर्स हैं, कोहेरेंट वेव हैं, क्योंकि ये सिंगल सोर्स से आ रही है। ऐसी वेव जो सिंगल सोर्स से आ रही होंगी वो आपस में कोहेरेंट होंगी, या तो आपस में इन फेज होंगी या उनके दरमियान जो फेज रिलेशन होगा आखिर तक रिलेशन वही रहेगा। मसलन अगर शुरू में दूसरी वेव यहाँ आकर मिल गई तो ये एंड तक रिलेशन यही रहेगा, दरमियान में कोई चेंज नहीं आएगी। तो जो फेज रिलेशन स्टार्ट में होता है वो एंड तक कांस्टेंट है, तो इसे कहते हैं दे हैव ए कांस्टेंट फेज रिलेशन। जो फेज डिफरेंस शुरू में है एंड तक वही रहता है। ये कब पॉसिबल है, जब उनकी वेवलेंथ सेम हो, और ये कब होता है, व्हेन दीज आर इमिटिंग फ्रॉम सिंगल सोर्स। अगर ऐसा है, आप इधर एक ब्लू फिल्टर रख दें, इधर रेड फिल्टर रख दें, यहाँ कोई लाइट है, तो यहाँ से निकलने वाली लाइट ब्लू होगी, यहाँ से निकलने वाली लाइट रेड होगी। अब ये आपस में कोहेरेंट नहीं रहेंगे। ठीक है, इसी तरह कोई एंटीना है, ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन का एंटीना है, एंटीना से चारों तरफ जो वेव निकलती हैं ये कोहेरेंट वेव होती हैं, बिकॉज दीज आर इमिटिंग फ्रॉम सेम सोर्स। सेम सोर्स इन्हें पैदा कर रहा होता है। तो दो बेसिक कंडीशन याद कीजिए, मोनोक्रोमैटिक एंड कोहेरेंट। अब दो वेव के दरमियान कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होती है, ये एक वेव है, किसी भी वेव का स्टार्ट हमेशा आप क्रस्ट से लेते हैं। किसी वेव को ट्रफ से स्टार्ट नहीं करना होता, हर वेव का स्टार्ट क्रस्ट से होगा। अगर दूसरी वेव यहाँ से आकर मिल जाए तो ये क्रस्ट से मिल गया, ट्रफ से मिल गया, कंस्ट्रक्टिव है। दोनों वेव के दरमियान डिस्टेंस का फ़र्क ज़ीरो है। हम कहते हैं पाथ डिफरेंस जब ज़ीरो होगा तब क्रस्ट से मिलेगा, कंस्ट्रक्टिव है। अगर दूसरी वेव यहाँ से नहीं मिली, उसका स्टार्ट यहाँ से है, अब भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, क्रस्ट से मिलेगा, ट्रफ से, मगर दोनों के दरमियान डिस्टेंस का फ़र्क 1 लैम्डा है, तो 1 लैम्डा के फ़र्क पर भी कंस्ट्रक्टिव होगी। अगर दूसरी वेव यहाँ से स्टार्ट ले तब भी क्रस्ट से मिलेगा, तो 2 लैम्डा पर भी कंस्ट्रक्टिव है, 3 लैम्डा पर भी, 4 लैम्डा अप टू सो ऑन। इसे कहते हैं जब दो वेव के दरमियान पाथ डिफरेंस m लैम्डा होता है, देयर इज़ ऑलवेज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, एक वेव में टोटल फेज 2 पाई होता है। एक वेव का टोटल फेज 2 पाई है, तो 0 पर कंस्ट्रक्टिव, 2 पाई पर, फिर ये 2 पाई और आ गया 4 पाई पर, फिर ये 6 पाई पर, तो इसे कहते हैं 2n पाई। n की वैल्यू स्टार्ट करें फ्रॉम 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। तो n की वैल्यूज़ पुट करते जाएं
जो भी आंसर आएगा दैट इज़ फेज डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव। 1 पुट करें तो 2 पाई, 2 पुट करें 4 पाई, 3 पुट करें 6 पाई। ऐसे ही फॉर डिस्ट्रक्टिव, ये पहली वेव है, दूसरी वेव का स्टार्ट बजाय यहाँ से होने के यहाँ से हो गया। अब ये क्रस्ट टफ से मिल रहा है, पाथ डिफरेंस कितना हो गया, दोनों के दरमियान डिस्टेंस का फ़र्क हाफ लैम्डा है। तो जब दो वेव के दरमियान डिस्टेंस हाफ लैम्डा होगा देयर इज़ डिस्ट्रक्टिव। दूसरी वेव यहाँ से नहीं मिली, यहाँ से आके स्टार्ट हुआ उसका, अब भी कौन सी इंटरफेरेंस है, डिस्ट्रक्टिव। पहली वेव कितना फासला ऑलरेडी तय कर चुकी है, एक क्रस्ट और एक ट्रफ, एक लैम्डा, एक लैम्डा में लैम्डा बाई 2 जमा कर लें तो 3 लैम्डा बाई 2। तो दोनों के दरमियान डिस्टेंस का फ़र्क 3 लैम्डा बाई 2 है। अगर आगे यहाँ से मिलेगी तो फिर फ़र्क होगा 5 लैम्डा बाई 2 का, अप टू सो ऑन। सो इट इज़ ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। लैम्डा बाई 2 से ऑड नंबर को मल्टीप्लाई कर लें तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। इसे यूँ भी कहते हैं m प्लस हाफ लैम्डा। m will start from 0, 1, 2 up to so on. इसी तरह इसका फेज डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे पहली डिस्ट्रक्टिव थी, यहाँ पे फेज क्या है, पाई का फेज है, क्योंकि ये 2 पाई होता है, उसका हाफ क्या है, पाई, तो पाई पे डिस्ट्रक्टिव है। फिर यहाँ पे ये 2 पाई प्लस पाई 3 पाई पर है, फिर 5 पाई पर होगा, फिर 7 पाई पर। तो इन पॉइंट्स पर फेज पर डिस्ट्रक्टिव है। इसे यूँ लिखते हैं 2n प्लस 1 मल्टीप्लाई पाई। n will start from 0, 1, 2, 3 up to so on. n को 0 पुट करें तो पाई आ गया, n को 1 पुट करें 2 प्लस 1 3 पाई बनेगा, 2 पुट करें तो 5 पाई अप टू सो ऑन। 0 ये 0 हो गया, पाई मल्टीप्लाई 1 तो पाई होगा। फेज डिफरेंस को देख रहे हैं, अगर 0 से स्टार्ट ना करना चाहें तो क्या होगा, अगर n स्टार्ट करें फ्रॉम 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन, तो कंडीशन होती है फेज डिफरेंस की 2n माइनस 1 मल्टीप्लाई पाई। अब ये 1 से स्टार्ट करेंगे इसको, अभी वही केसेस आ जाएंगे। ठीक है, क्या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इंटरफेरेंस में ओबे होती है? एनर्जी इज कंजर्व्ड but will be redistributed. जो इंटरफेरेंस स्ट्रिंग्स बनती हैं और of same intensity, जितनी ब्राइट स्ट्रिंग्स हैं उन तमाम की इंटेंसिटी सेम होती है इंटरफेरेंस में। डिफ्रैक्शन में इंटेंसिटी में चेंज आती रहती है, मगर इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी रिमेन सेम। एक पॉइंट ऑफ मिनिमम इंटेंसिटी होता है, एक पॉइंट ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी। पॉइंट ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी को आप ब्राइट स्ट्रिंग कहते हैं और पॉइंट ऑफ मिनिमम इंटेंसिटी इज डार्क स्ट्रिंग।
तो समझ नहीं आई? ये तो आपको आते ही हैं पहले। इसमें कुछ फार्मूले याद करने वाले हैं। यंग ने इसी एक्सपेरिमेंट से लाइट की इंटरफेरेंस को, लाइट की वेव नेचर को प्रूव किया। दो स्लिट हैं, illuminated by the same source as, यहाँ पे स्क्रीन है। स्क्रीन के सेंटर से स्लिट तक की सेपरेशन कैपिटल L होती है। दोनों स्लिट के दरमियान सेपरेशन स्मॉल d है। स्मॉल d होती है स्लिट सेपरेशन। स्लिट विड्थ कौन सी होती है कि स्लिट खुद कितनी चौड़ी है, इसे स्लिट विड्थ कहते हैं। और दो स्लिट के दरमियान फासला स्लिट सेपरेशन होता है। अब कुछ वेव यहाँ से आई सोर्स से, एक वेव यहाँ से भी आ रही है। फर्स्ट के दोनों इस पी पॉइंट पे मिल रहे हैं, ठीक है। ये डिस्टेंस d है। इंटरफेरेंस का डिपेंड किस पे होता है? कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव का डिपेंड पाथ डिफरेंस पे होता है। अगर तो पाथ डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन पूरी करेगा तो यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज होगी, डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन पूरी करेगा तो डार्क। पाथ डिफरेंस है क्या ये दोनों वेव सेम फासला तय करके जाती हैं? बल्कि सेकेंड रे ने कुछ फासला ज़्यादा तय किया। कितना ज़्यादा तय किया? अगर ये फासला इनका बराबर हो जाए, ये एंगल थीटा, ये डी है, ये 90 है, तो डी के दो कंपोनेंट होते हैं, डी साइन थीटा और डी कास थीटा। तो दोनों के दरमियान पाथ डिफरेंस डी साइन थीटा होता है। फॉर ब्राइटनेस, फॉर कंस्ट्रक्टिव इट शुड बी एम लैम्डा एंड फॉर डिस्ट्रक्टिव इट शुड बी एम प्लस हाफ लैम्डा। ये पहला है कि दो स्लिट के दरमियान जो पाथ डिफरेंस है वो डी साइन थीटा है, ठीक है। अब होगा क्या? फर्ज करें यहाँ पर आप कोई एम फ्रिंग को चेक कर रहे हैं और फर्ज करें हम ब्राइट फ्रिंग्स के लिए फार्मूला ड्राइव कर रहे हैं, ठीक। तो ये फासला सेंटर से फ्रिंग तक का फासला वाई एम होता है फॉर ब्राइट फ्रिंग्स। ये वाई एम किसकी इक्वल होगा? एम लैम्डा एल ओवर डी। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है। ये फार्मूला में क्या बताएगा? स्क्रीन के सेंटर से जो डिफरेंट ब्राइट फ्रिंग हैं उनका सेंटर से कितना फासला है। पहली ब्राइट का फासला क्या होगा? m की वैल्यू 1 पुट कर लें तो लैम्डा एल ओवर डी, ठीक है। नेक्स्ट ब्राइट का फासला क्या होगा? 2 लैम्डा एल ओवर डी। थर्ड का फासला क्या होगा? 3 लैम्डा एल ओवर डी। तो ये सेंटर से फासला है। सेंटर पर बजाते खुद क्या होती है? सेंटर में ब्राइट फ्रिंग होती है। इसे हम ज़ीरो ऑर्डर ब्राइट, ज़ीरो ब्राइट कहते हैं। लिहाजा जब डिस्टेंस यहाँ ज़ीरो पुट करेंगे, यहाँ पे ज़ीरो पुट करेंगे तो वाई एम की वैल्यू ज़ीरो आ गई, मतलब ज़ीरो डिस्टेंस पर भी ब्राइट है। ज़ीरो का मतलब है सेंटर में भी ब्राइट है। ये बात समझ आए? एम की वैल्यू ज़ीरो पुट करने से ये फासला आएगा, गोया सेंटर से ज़ीरो डिस्टेंस पर भी क्या है? ब्राइट है। तो ये डिफरेंट ब्राइट फ्रिंग का फासला है। पहली ब्राइट का, ये पहली ब्राइट है, पहली ब्राइट का फासला क्या होगा? y1। ये दूसरी ब्राइट है, इसका फासला y2। ये तीसरी ब्राइट है, इसका फासला कहाँ से फासला लेना है? सेंटर से। तो इन डिफरेंट ब्राइट फ्रिंग का सेंटर से क्या फासला है वो हमें ये फार्मूला बताता है। अगर डार्क का फासला लेना हो तो कंडीशन डार्क वाली पुट कर लें। डिस्ट्रक्टिव के लिए m प्लस हाफ लैम्डा होता है। सो फॉर डार्क m प्लस हाफ लैम्डा एल ओवर डी।
अब इसकी पहली डार्क कहाँ पर होती है? जब m की वैल्यू 0 पुट करते हैं। उसकी पहली ब्राइट m1 पे होती है, इसकी पहली डार्क m0 पे होती है। 0 की वैल्यू पुट कर लें तो y0 या पहली डार्क क्या होगी? 1/2 लैम्डा l ओवर d, m को 0 पुट कर दिया। अब सेकेंड डार्क के लिए आप m1 पुट करेंगे। डार्क में याद रखना, सेकेंड डार्क है तो m की वैल्यू हमेशा कम पुट करते हैं। m की वैल्यू 1 पुट करें तो ये सेकेंड डार्क के लिए है। यहाँ 1 पुट किया, 1 + 1/2 3/2 लैम्डा l ओवर t। नेक्स्ट क्या होगा? 5 लैम्डा l बाई अप टू सो ऑन। तो ये हमें सेंटर से डार्क फ्रिंग्स का फासला बताएंगे। फर्ज करें ये पहली डार्क यहाँ पर थी, ये दूसरी डार्क है, ये तीसरी डार्क है, चौथी डार्क है। हर ब्राइट के दरमियान एक डार्क होती है, 2 ब्राइट के दरमियान एक डार्क होगी। एक ब्राइट एक डार्क ऐसे सिलसिला चलेगा। तो सेंटर से डार्क का फासला मालूम करना हो तो ये फार्मूला है। ब्राइट का फासला मालूम करना हो तो किसी भी 2 ब्राइट या 2 डार्क के दरमियान कितना डिस्टेंस होता है? किसी भी 2, ये फर्स्ट की स्क्रीन है, ये उसकी ब्राइट फ्रिंग्स हैं, यहाँ पे डार्क फ्रिंग्स हैं। किसी भी 2 ब्राइट के दरमियान फासला उसे फ्रिंग स्पेसिंग कहते हैं। किसी भी 2 डार्क के दरमियान फासला, ये भी फ्रिंग स्पेसिंग या फ्रिंग्स विड्थ कहलाती है। फ्रिंग विड्थ भी कहते हैं, फ्रिंग स्पेसिंग भी कहते हैं। किसी भी 2 के दरमियान अगर दूसरी और तीसरी ब्राइट के दरमियान मालूम करना है तो y3 - y2 कर लें। 3 लैम्डा l बाई 2 - 2 लैम्डा l बाई 2, तो ये आएगा 3 लैम्डा l बाई d 2 लैम्डा l बाई d, इट इज़ लैम्डा l ओवर t। तो किसी भी 2 ब्राइट के दरमियान, चाहे वो 15वीं और 16वीं है, 16 और 17 है, कंसेक्टिव, किसी भी 2 कंसेक्टिव ब्राइट या किसी भी 2 कंसेक्टिव डार्क के दरमियान जो फासला होता है उसे फ्रिंग स्पेसिंग कहते हैं। अगर डार्क के दरमियान मालूम करना हो, मसलन ये है 5/2 लैम्डा l ओवर d - 3/2 लैम्डा l ओवर d, इसका आंसर भी लैम्डा l ओवर d आएगा। तो किसी भी 2 ब्राइट या 2 डार्क के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसे फ्रिंग स्पेसिंग कहते हैं। और इसका डिपेंड किस पे है? इसका डिपेंड 3 चीज़ों पर है। वेवलेंथ ऑफ लाइट, डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन एंड स्लिट सेपरेशन। ठीक है, इन 3 चीज़ों पर डिपेंड होता है। अगर सोर्स और स्क्रीन के दरमियान फासला डबल कर दिया और स्लिट सेपरेशन को हाफ कर दिया, फ्रिंग स्पेसिंग पे क्या फर्क पड़ेगा? 4 टाइम 1/4 या सेम? 4 टाइम बढ़ जाएगा। तो पहले वाले से 4 टाइम इंक्रीज करके। ठीक है, अगर सोर्स स्क्रीन डिस्टेंस हाफ कर लिया और d को डबल कर दिया, अब 1/4 हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसको भी डबल कर दें, इसको भी डबल कर दें, देन रिमेन सेम। तो इसको घुमा फिरा के कुछ सवाल आते हैं। दूसरा, अगर मीडियम चेंज कर लें तो भी फ्रिंग स्पेसिंग पे फ़र्क पड़ता है। मसलन आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं एयर में, आप ये प्रैक्टिकल यंग डबल सीट का किस में कर रहे हैं? एयर में कर रहे हैं। सारे ऑपरेटर्स को आप डाल दें पानी में, अब फ्रिंग स्पेसिंग पे क्या फर्क पड़ेगा? मीडियम चेंज किया, मीडियम का इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा? फ्रिंग स्पेसिंग की इक्वेशन होती है लैम्डा l ओवर d। मीडियम के चेंज होने से
वेव लेंथ ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाती है। और लैम्डा चूँकि इन्वर्सली मैंने बताया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, जो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जाता है लैम्डा में कमी आती है, स्पीड में कमी आती है, फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम। तो लैम्डा में कमी की वजह से फ्रिंज स्पेसिंग डिक्रीज हो जाएगी। तो मीडियम में, एयर या वैक्यूम में सबसे ज़्यादा है फ्रिंज स्पेसिंग। जो जो आप मीडियम ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इस्तेमाल करेंगे, फ्रिंज स्पेसिंग डिक्रीज होता है। मसलन एयर में फ्रिंज ऐसे थी, ये स्क्रीन है, जो ही पानी में डाला तो अब फ्रिंज कैसे होगी, ऐसे। इनके दरमियान स्पेसिंग कम हो जाती है, इसे हम फ्रिंज स्पेसिंग कहते हैं। किसी भी दो ब्राइट के दरमियान डिस्टेंस कम हो गया। तो ब्राइट टू ब्राइट कितना फासला होता है? एक ब्राइट टू डार्क फ्रिंज तक कितना फासला होगा? ब्राइट टू डार्क फ्रिंज तक, इसका मज़ीद हाफ कर लें। सो हाफ ऑफ लैम्डा एल ओवर डी, इट इज़ लैम्डा एल बाई 2d। आम ब्राइट टू ब्राइट लैम्डा एल ओवर डी होता है, जबकि ब्राइट टू डार्क कितना होगा, उसका मज़ीद हाफ हो जाएगा। In young double slit experiment, slit separation is double. To maintain the same fringe spacing, L should be कौन सा ऑप्शन अच्छा है? डेल्टा। What is position of fourth maxima in young double slit experiment if distance between slit and screen is 1.5 meter, and screen is situated at 30 degree from center of slit.
What is position of fourth maxima? वाई एम के लिए इक्वेशन होती है मैक्सिमा के लिए लैम्डा एल ओवर टी। ठीक है। एम लैम्डा क्या होता है? पाथ डिफरेंस है, और ब्राइट है, मैक्सिमा है, तो डी साइन थीटा पुट कर लें। डी सी डी कैंसिल कर दिया। साइन 30 डिग्री मल्टीप्लाई लेंथ गिवन है 1.5, सो 0.5 मल्टीप्लाई 1.5 0.75 मीटर। समझ आई? What is width of third maximum in Young double slit experiment if it is situated at 12 millimeter from center of screen? स्क्रीन के सेंटर से जो फासला होता है उसको वाई एम कहते हैं। ये 12 मिलीमीटर है। थर्ड मैक्सिमा है, एम की वैल्यू 3 है। क्या इक्वेशन होती है? वाई एम इज इक्वल टू एम लैम्डा एल ओवर टी। ये पढ़ा था ना। और ये क्या होता है? फ्रिंज स्पेसिंग। इसी की वैल्यू मालूम करनी है, तो फ्रिंज स्पेसिंग इज वाई एम डिवाइडेड बाई एम। एम क्या है? थर्ड ऑर्डर। तो 4 मिलीमीटर आ गया। सही है। A third minimum is formed at ten millimeter from center of screen and distance between slit and screen is 1 millimeter. Find slit separation
if lambda used is 500 nanometer. थर्ड मिनिमा। मिनिमा के लिए क्या इक्वेशन होती है? वाई एम इज इक्वल टू एम प्लस हाफ लैम्डा एल ओवर टी। थर्ड मिनिमा के लिए एम की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 3 या 2? 2 पुट करेंगे। सो 2 प्लस 1/2 लैम्डा एल ओवर डी, इट इज़ 5/2 लैम्डा एल ओवर डी। इसमें हमें क्या चाहिए? स्लिट सेपरेशन स्मॉल डी। सो स्मॉल डी इज इक्वल टू 5/2 लैम्डा एल डिवाइडेड बाई वाई एम। फाइव बाई टू, लैम्डा है 500 नैनोमीटर, कैपिटल एल है 1 मिलीमीटर, स्लिट एंड स्क्रीन के दरमियान फासला 1 मिलीमीटर है। वाई एम की वैल्यू 10 है। और कैपिटल एल है 1 मिलीमीटर। इसको सॉल्व कर लें, कुछ आंसर आ जाएगा। आपने क्या करना है? आपके चैप्टर 9 में जो प्रॉब्लम और एग्जाम्पल है रिलेटेड विद दीज टॉपिक्स, वो आपने करनी है। सही है? चले, 2 टॉपिक पे क्या कर सकते हैं, इतना कुछ ही हो सकता है। थैंक यू।